व्हाट्स अप गाइस, दिस साइड इज चिराग। लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर मुझे अर्जेंटली एकदम से रोकना पड़ा, आपके प्यारे से कैमरा की बैटरी लो हो गई थी, जैसा मुझे दिखने में आ गया था। मैंने कहा अगर अब ये और चलता रहा तो ये कभी बंद हो जाएगा और कहीं वीडियो ना खराब हो जाए। हेंस आई डिसाइडेड कि अपन उस वीडियो को रोक लेते हैं और उसके बाद वापस से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज मी चिराग, लेट्स स्टार्ट। अपन लोगों ने एजेंसीज के बारे में पढ़ा था। दो तरीके की एजेंसीज होती है, एक होती है इम्प्लाइड और दूसरी थी आप लोगों ने कहा था एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब वर्ड्स के साथ जो एजेंसी की जाए, इम्प्लाइड मतलब जो कंडक्ट के साथ होती है। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। नाउ बच्चा, व्हाट इज रैटिफिकेशन? पहले रैटिफिकेशन का मतलब सिखा दूं मैं आपको। भाई देखिए, दो तरीके के वर्ड्स होते हैं, रैटिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन। Ratification means to approve. Ratify is to approve. Rectify is to correct. Rectification is to correct. Ratification is to approve. हमेशा याद रखना, अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? Ratification पढ़ रहे हैं। Ratify करना पढ़ रहे हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं तो यू विल ऑलवेज बी एबल टू कनेक्ट टू इट। चिराग ने खुद का एक हीरो शोरूम खोला है, ठीक है? हीरो शोरूम खोला है। हीरो शोरूम में उसके पास 100 बाइक्स हैं टू सेल। अब उसने चिराग ने कहा मैं करूंगा क्या काम? तो चिराग ने एक एजेंट को अपॉइंट किया। एजेंट का नाम है सूरज। मैं कहा सूरज बच्चे, आपने हमारे बेहाफ पे बाइक बेचनी है। तो सूरज सर मेरे क्या हो गए? सर सूरज सर आपके एजेंट हो गए। और चिराग सर आप क्या बन गए? आप बन गए प्रिंसिपल। मैं बेटा सूरज, ध्यान रखना इस बात को कि सारी बाइक अच्छे से बिक जाएं और किसी को भी कोई अनसैटिस्फाइड नहीं जाना चाहिए यहाँ से। सूरज सर ने कहा आप देखिए, मेरे पे छोड़ दीजिए, आप अपना काम करिए। मैं कहा ठीक है भैया, आप इतना प्यार से बोल रहे हैं। तो अभी चिराग को यूएस जाना है। क्यों जाना है? ये कप वापस लेने, एक और कप लेके आना था। तो मेरे को कुछ 15 दिन का ट्रिप जाना है। मैंने कहा सूरज भाई 15 दिन में यहाँ पे नहीं होऊंगा, बाइक्स बेचते रहना। एक्सेप्ट ये मेरी एक बाइक है, सही लग रही बाइक? आप सब गैस कर ही गए होंगे कि ये कौन सी बाइक है। आई नो दिस लुक्स वन अमेजिंग बाइक, बट कभी घमंड नहीं किया, जैसा है ठीक है। सो दिस इज माई अलॉय व्हील्स एंड यहाँ पे एक जना बैठेगा, ये पीछे एक जना बैठेगा, ऐसा थोड़ा ऊपर आ जाए उसके ऊपर, और आगे हैंडल्स हैं। सो दिस लुक्स प्रीटी मच अ डिसेंट बाइक। मैंने कहा बच्चे सूरज, डोंट सेल दिस, डोंट सेल दिस। अच्छा, अब आप लोग को देख के समझ में आई गया कोई कौन सी गाड़ी है। आई वुडेंट हाइड दिस फ्रॉम यू, इट इज करिश्मा, ठीक है? तो ये मैंने करिश्मा बनाई है, लग ही रहा होगा आपको सामने, मतलब द फीचर्स, आई मीन ऑब्वियसली, ठीक है? नाउ ऑब्वियसली अब लोगो लगे, आप मत बोलना। सो मैं डोंट सेल दिस करिश्मा, वाई? Because it has some problem. Don't sell. I ordered him, right? So now Harish sir, Harish Matharia sir has entered my hero showroom. हरीश सर ने कहा खुदा के इस नायाब दस्ते को मैं ही लेके जाऊंगा रास्ते पे। तो हरीश सर ने कहा मुझे चाहिए करिश्मा, मुझे चाहिए करिश्मा। सूरज सर ने कहा ये नहीं मिल सकती आपको, वी आर नॉट सेलिंग दिस। हरीश सर ने कहा बाइक की प्राइस क्या है वैसे? सूरज सर ने कहा यार ये गाड़ी है 1,20,000 रुपये की कैश। हरीश सर ने कहा मैं दुगना देगा, मैं तेरे को 2,40,000 रुपये दूंगा, मुझे बाइक ले जाने दे, ये बाइक बहुत ही अच्छी है। सूरज सर ने कहा यार चिराग भी बहुत खुश हो जाएगा, बेच देते हैं, अपने क्या जा रहा है। चिराग आएगा, चिराग को 2 लाख रुपए दे देंगे, 40,000 अपना। चिराग की गाड़ी जो 1,20,000 में जाती वो 2 लाख में गई, चूम लेगा मुझे।
एंड ही सोल्ड इट। हरीश सर ने कहा बाइक तेरा भाई चलाएगा और तेरा बाइक खुद शोरूम से नीचे उतारेगा। सुरेश ने कहा उतार ले, अपने को क्या है। वो बाइक चालू करी, फर्स्ट गियर डाला, ही एक्सपेक्टेड कि गाड़ी आगे जाएगी, पर गाड़ी उल्टी गई, कांच फूटा और हरीश सर नीचे जाके गिरे नाले में। तो हरीश सर ने उठे, उन्होंने कहा बे ओए ये फर्स्ट गियर में उल्टी क्यों जा रही है। सूरज ने कहा मेरे को क्या पता। हरीश सर ने कहा मेरे को लगी है, तूने मेरे को गटर में गिरा दिया, इतनी घटिया बाइक दी, आई एम गोइंग टू सू यू, आई एम गोइंग टू सू यू। अब देखो 15 दिन बाद चिराग आ गया वापस। चिराग के ऊपर केस होगा कि नहीं। आपने कहा सर चिराग के ऊपर क्यों केस होगा, चिराग तो एजेंट को बोल के गया था डोंट सेल, ही डिड इट। तो अब चिराग के ऊपर केस नहीं होगा, हम सूरज सर के ऊपर केस करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने एजेंसी के बाहर जाके काम किया, उन्होंने एजेंसी के बाहर जाके काम किया। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। पर चिराग ने कहा यार सूरज सर और मेरा रिश्ता बहुत अलग है और सूरज सर ने मेरी खुशी के लिए ही काम किया है, मुझे पता है कि मतलब ही वांटेड टू गिव मी प्रॉफिट, वरना उनकी कोई गलत भावना नहीं थी। मैं कहा हटाओ, सूरज सर के ऊपर कोई केस नहीं होगा, मैं मानता हूं कि मैंने ही उनको बोला था कि आप ये बाइक बेच दो। अब मैंने क्या किया, मैंने सूरज सर की इस गलती को रैटिफाई कर दिया, मैंने इनको अप्रूव कर दिया। जैसे ही मैंने अप्रूव किया सारी लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी सर, सारी लाइबिलिटी हो जाएगी प्रिंसिपल की। और अगर प्रिंसिपल ने अप्रूव नहीं किया होता तो सारी लाइबिलिटी किसकी रह जाती सर, सारी लाइबिलिटी रह जाती एजेंट की। देखो भैया, रैटिफिकेशन मींस affirmation of unauthorized act later on. Affirmation is accepting unauthorized act later on. Later on आपने जो अपना unauthorized act था उसको affirm कर दिया। Essentials, ratification is valid when, कब हम valid मानेंगे। अच्छा एक सेकंड, सूरज सर ने किसी का मर्डर कर दिया, मैंने कहा हाँ मैं नहीं बोला था, कोई बात नहीं मैं जिम्मा लेता हूँ। लॉ बोलेगा हेलो आप हैं कौन जो आप मर्डर के जिम्मे लेने लगे, सूरज सर ने मर्डर किया हम उनको पनिश करेंगे, रैटिफिकेशन नहीं होता। तो रैटिफिकेशन होने के लिए भी कुछ लॉफुल एक्ट होना चाहिए ना। तो देखो पर्सन एक्ट एज एजेंट विदाउट अथॉरिटी, पहली बात सूरज सर ने जो काम किया था वो विदाउट अथॉरिटी था, मैंने उनको बोला था कि मत बेचना फिर भी उन्होंने बेची। सो पर्सन एक्टेड एज विदाउट अथॉरिटी। एजेंट हैज एक्टेड अपॉन फॉर अ प्रिंसिपल इन एग्जिस्टेंस, एक्चुअली ये एजेंट किसी प्रिंसिपल के ही थे, उनके लिए काम करते थे, पर उन्होंने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम किया। सो एजेंट हैज एक्टेड अपॉन फॉर अ प्रिंसिपल इन एग्जिस्टेंस, यानी कि देयर इज अ प्रिंसिपल देयर इज एन एजेंट। सही बात है, देयर इज एन प्रिंसिपल देयर इज एन एजेंट। भगवान के नाम पे दे दे बाबा, भगवान तेरा भला करेगा, तू करोड़पति बन जाएगा। तुमने उस भिखारी को भीख दी पर तुम करोड़पति नहीं बने, तो तुम भगवान पे केस करोगे, क्योंकि आपने बोला सर भगवान एग्जिस्टेंस में थोड़ी थे, ये बंदा तो you know he was just claiming, so there is no principle actually. Third, agent must have contractual capacity. सूरज सर के पास contractual capacity तो होनी चाहिए, मैंने उनको पावर तो देना चाहिए कि वो हमारे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। Ratified act should be a lawful act. मर्डर कर देते तो मैं नहीं माफ कर सकता था, ये तो लॉफुल एक्ट है, गाड़ी बेचना लॉफुल है ना, तो रेटिफाई हो सकता है। It should be within reasonable time. Ratification should be within reasonable time. Reasonable time कहीं भी नहीं समझाया जाता। It should be for the whole act. Ratification should be communicated. Ratification should be communicated. It should not put third party to damages. So ratification आपको communicate करना है, और जिस बंदे के साथ नुकसान हुआ है उसको it should not put third party to face damages कर देना, face damages। थर्ड पार्टी ने नहीं नुकसान, हरी सर कोई नुकसान नहीं खाएंगे। अगर चिराग ने रैटिफाई किया है या चिराग ने रैटिफाई नहीं किया, ऊपर वाली कंडीशन है अगर चिराग ने रैटिफाई नहीं किया, नीचे वाली कंडीशन है चिराग ने रैटिफाई किया। चिराग ने रैटिफाई नहीं किया, सूरज सर की जिम्मेदारी है कॉम्पनसेट करना, पर हरी सर को कॉम्पनसेशन मिलेगा। आपने रैटिफाई कर दिया, अब चिराग की लाइबिलिटी हो गई, पर हरी सर को कॉम्पनसेशन मिलेगा। द थर्ड पार्टी विल नेवर बी एट लॉस। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिराइव। Sweet, simple and clear. Now we are learning about agency by estoppel section 237. Now what is agency by estoppel, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अच्छा अब समझना, if I pretend to be agent of Vikas sir, I pretend to be agent of Vikas sir, एंड आपने इस बात पे विश्वास करके कोई एक्ट किया है, इस बात पे विश्वास करके आपने कोई एक्ट किया है,
और उसकी वजह से आपको लॉस हुआ, तो मैं लेटर ऑन मना नहीं कर सकता कि मैं एजेंट नहीं था. दिस इज कॉल्ड स्टॉपल. अब स्टॉपल का मतलब क्या होता है, पहले रूल लिख के रख लो, लॉजिक समझाता हूं फिर. यार मेरा पेन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं. स्टॉपल मीन्स व्हाट, वॉट एवर स्टेटेड वंस कैन नॉट बी डिनाइड लेटर. वॉट एवर स्टेटेड वंस कैन नॉट बी डिनाइड लेटर. एक बार जो आपने कह दिया, आप उससे आगे चल के मुकर नहीं सकते. देखिए भैया, स्टॉपल अराइजेज व्हेन यू आर प्रिक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ. जब हम आपको प्रिक्लूड मतलब आपके पास से पावर छीन लेते हैं कि आप चल के डिनाई करो द ट्रूथ ऑफ एनीथिंग विच यू हैव रिप्रेजेंटेटेड एज अ फैक्ट. आपने ही पहले रिप्रेजेंट किया था इसको एज अ फैक्ट, और अब आप ही पलट रहे हो. हमने कहा नहीं भैया, दिस इज एजेंसी बाय स्टॉपल. वट एवर स्टेटेड वंस कैन नॉट बी डिनाइड लेटर, ऑल्दो इट इज नॉट अ फैक्ट. आप जब बोल रहे थे वो झूठ था. तो अब देखो, ये एग्जाम्पल है आपके लिए. दस व्हेन P allows third parties to believe that A is acting as his agent, he will be stopped from denying the agency if such third parties relying on it make a contract with A even when A had no authority at all. अब देखो, ये विकास वोरा सर है. ये आप लोगों के सामने ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आप लोगों के सामने ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि चिराग एक्चुअली में यस में कोई भी काम कर सकता है. ही कैन टेक फीस, ही कैन टेक, और ही कैन डू एनीथिंग. अब ये उन्होंने बोला. अच्छा विकास सर इसमें कुछ मानते नहीं है, उन्होंने सिर्फ ऐसे ही बोल दिया, सिर्फ ऐसे ही बोल दिया. बिलीविंग दिस, स्टूडेंट्स ने कहा कि ठीक है, वी बिलीव यू. मैंने आगे चल के बच्चों को कह दिया, मैं कहा आप मेरे को ही फीस दे दो ना, क्या दिक्कत है. स्टूडेंट्स ने फीस मेरे को दे दी. मैं ये फीस लेके आउट ऑफ पुणे भाग गया. मैं ये फीस लेके आउट ऑफ पुणे भाग गया. सारे स्टूडेंट पहुंच गए विकास सर के यहाँ, हमारे पैसे वापस करो या हमको लेक्चर्स दो. विकास सर ने कहा, अबे पागल हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था, चिराग कोई मेरा एजेंट नहीं है, तुमने उसको फीस क्यों दी, तुमको मेरे को फीस देनी चाहिए थी. स्टूडेंट ने कहा सर आपने ही तो बोला था. अब विकास सर ने क्या किया, आपको एक फैक्ट पे बिलीव करवाया. वापस देखना, आपको एक फैक्ट पे बिलीव कराया जो फैक्ट एक्चुअली फॉल्स था, पर उस फैक्ट पे आपने एक्ट किया और आपको लॉस हुआ. सो इस वजह से हम बोलेंगे दैट विकास सर इज स्टॉप्ड फ्रॉम denying it now, क्योंकि उन्होंने एक फैक्ट आपको बिलीव कराया जो गलत था, जिसके ऊपर आपने एक्ट किया, आपको लॉस हुआ. सो नाउ ही कैन नॉट से नो, ही हैज टू कॉम्पनसेट इवन इफ अगर बच्चों ने चिराग को फीस दी तो. समझ में आया क्या? बहुत ही सिंपल था यार आई थिंक. तो अब प्लीज इसको एक बार रीड मार लो. हाँ जी, वाइफ एज एजेंट. आप में से कितने लोग कहते हैं दैट वाइफ इज अ लॉफुल एजेंट? क्या वाइफ अपने हस्बैंड की एजेंट होती है या नहीं? अब मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से सोचें आपको क्या लगता है. मैं दोनों रख रहा हूँ आपके सामने, दो कंडीशन, यस नो. फॉर दोज हु आर सेइंग यस, तो सोच के देखो, ये वाइफी गोज टू अ BMW शोरूम कार, बाइज BMW GT 5 Series and says that money
will be paid by husband. If you say that wife is a lawful husband agent, तो ऐसे केस में the husband is going to be liable. ऐसे केस में the husband is going to be liable. सही है? तो ये आपके लिए सवाल है. एंड इफ यू से नो, तो बच्चे आप लोगों की कितने लोगों ने अपनी मॉम को देखा होगा ऐसे दैट वो जनरल किराना स्टोर पे जाती है, मतलब स्मॉल स्टोर्स जहां पे जाके वो घर का सामान लेके आती है, हाउस होल्ड नेसेसरीज, वो हाउस होल्ड नेसेसरीज लेके आती हैं और ऑब्वियसली वहां पे आपका खाता चलता है, तो वो क्रेडिट पे जाके सामान लेके आती हैं और बोलती हैं मेरे वो दे देंगे, और इसको तो आप लॉफुली हस्बैंड के ऊपर डालते हो. ऑब्वियसली दुकानदार बोलते भाभी जी आप लेके जाइए ना, पैसा आते रहेंगे, आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. तो अब आप लोगों के सामने मैंने दो सिचुएशन रख दी. अगर भाभी एजेंट हैं तो लाने दो BMW, और भाभी एजेंट नहीं है तो क्यों लाने देते हो राशन. सवाल समझ में आया? तो अब सर यहां पे क्या करें, इतनी अथॉरिटी भी नहीं दे सकते पर इतनी तो देनी है. इसीलिए एक हस्बैंड की वाइफ को उसका एजेंट कंसिडर किया जाता है, पर सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ नेसेसरीज. इन केस ऑफ नेसेसरीज उसमें एजेंट माना जाता है, बाकी चीजों के लिए नहीं. कल ऐसे वो 1 करोड़ का सोना खरीद के आगे तो हस्बैंड कहां से देगा भैया. समझ में आ रही की बात? देखो भैया, सो वाइफ एज एजेंट where a husband and wife are living together, the wife is presumed to have her husband's authority to pledge his credit. आप pledge his credit मतलब उनके बिहाफ पे पैसे उधार पे सामान ला सकती है for the purchase of necessaries. क्या आप लोगों को ये दिख रहा है? ये necessaries वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. of life suitable to their standard of living, but the husband will not be liable if he shows. देखो कब husband liable नहीं होगा? If he shows that he had expressly warned the tradesman not to supply goods on credit to his wife. husband पे नहीं करेगा अगर वो किराने वाले को बोल के आता कि अगर मेरी बीवी आके सामान दे तो मत देना, अगर मेरी बीवी आके सामान ले तो मत देना. मैं एक्सप्रेसली बोल के आया था, फिर भी उसने सामान दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी मैं नहीं जानता. बचपन में हमको पता पड़ गया था कि हमारे घर के सामने एक अमर भैया थे, अमर भैया बोलते थे हम उनको. अमर भैया की दुकान पे हमें सुनने में आ गया था कि पापा का खाता चलता है और पापा मंथ टू मंथ जाते हैं, इकट्ठा पेमेंट करके आ जाते हैं. तो हम बात पे पहुंच जाते हैं, भैया एक रिचार्ज कर देना 30 का, पापा दे देंगे पैसे. भैया ये कर देना, पापा दे देंगे पैसे. तो एक बार ना मेरे को अच्छे से याद है, कुछ तो बिल बन गया था महीने का 3-3.5 हज़ार रुपये. अच्छा मतलब बैक देन अगेन 15 साल पहले की आप अगर बात करोगे तो 3-4 हज़ार रुपये बिल बहुत बड़ी बात हो जाती थी. तो भैया जिसमें रिचार्ज थे महीने का 1,000 रुपये, मेरे को नया प्यार हुआ था. तो पापा आए, नहीं मेरे को नहीं भैया को प्यार हुआ था. पापा आए, मम्मी की तरफ देखा, मम्मी ने बोला नो मी डोंट टचिंग मी देयर. तो हम दोनों हाथ में वैसी एज यूजुअल किताब लेके बैठे थे. बस आज फ़र्क इतना है कि आज मैं खुद की किताब लेके बैठा हूँ. हम दोनों बस आराम से ऐसे बैठे थे. हमने ला 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 ला, हमें पता ही था मारेंगे. तो हमने भी कहा चलो यार अब ज़्यादा बहाने करने की जरूरत नहीं है, लेट्स टर्न बैक, लेट हिम हिट. अब यहाँ पे ना पप्पा ने हमको भर के धोया और पप्पा ने दुकान वालों को क्लियरली बोला अगली बार से अगर चिराग और विजय आए तो उनको क्रेडिट पे कुछ भी नहीं मिलेगा, उनको बोलो पैसे लेके आए. अगर हमारे घर वाले चाहते हैं कि वो ये सामान खरीदे तो पैसे देंगे, वरना नहीं देंगे. तो अब से नहीं होना चाहिए. अब मान लो मैं फिर भी जाऊं और फिर जाके क्रेडिट पे लेके आऊं और दुकान वाला मेरे को क्रेडिट पे सामान दे रहा है तो पापा बोलेंगे तेरी गलती, मैं नहीं दूंगा पैसे, क्योंकि मैंने एक्सप्रेसली वार्न किया था. सेम इज द केस विथ वाइफ. अगर पापा ने ट्रेड्समैन को पहले ही बोला था कि मेरे बिहाफ पे सामान मत देना तो नहीं देना. He has expressly forbidden the wife to pledge his credit. उसने वाइफ को क्लियरली बोल दिया कि तू मेरे नाम पे कुछ नहीं ला सकती, खुद के पैसों पे ला. His wife was already sufficiently supplied with the articles in question और she was supplied with a sufficient allowance. उसको मंथली वैसे ही sufficient allowance मिलते थे, फिर भी वो क्रेडिट पे सामान ला रही. तो हस्बैंड बोल रहा है मैं क्यों दूं, मैं घर चलाने के लिए महीने के 10,000 रुपए दे रहा हूं और उधार दूं, अब नहीं दूंगा. या फिर his wife has already sufficiently supplied with the articles in question. घर में ना 10 किलो चावल पड़े हैं, वो उधार पे 10 और मंगा रही है. हस्बैंड बोल रहा है मैं क्यों पैसे दूं भाई, घर में 10 किलो चावल पड़े हुए, तेरे को जो नेसेसरीज की जरूरत है वो ऑलरेडी घर में है और मंगा रही है, तो जा तू खुद ही भर ले. अब ये समझाने की बात थी आपको कि कब कब हस्बैंड मना कर सकता है. एक, जब वो बेचने वाले को पहले ही मना करके आया हो कि मेरे नाम पे उधार मत देना. वाइफ को उसने क्लियरली बोला हो मेरे नाम पे उधार मत लेना. घर में जो सामान चाहिए था वो ऑलरेडी अवेलेबल था. एंड लास्ट,
उसको सफिशिएंटली मंथली अलाउंस मिलता है घर चलाने के लिए, उसके अलावा वो और क्रेडिट नहीं देगा. लाइक माई डैड गिव्स अलाउंस टू माई मॉम. हर महीने मम्मा को फिक्स है, वो 1 तारीख को 15,000 रुपये देते हैं घर चलाने के लिए. घर में कुछ भी बाई आती हैं, गैस सिलेंडर आता है, सब्जियां आती है, ये सब का काम मम्मी का है, जो मम्मी 5,000 में कर लेती है पर लेती 15,000 है पूरा. तो ये पापा ने मम्मा को दे रखा है काम कि ये आपको करना है. घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पापा भरते हैं, मतलब भगवान की दया ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि उनको भरना पड़े, बट एक बात, घर का बिल और जो भी ऐसी चीजें वो पापा संभाल लेते हैं. अब भी मम्मी अगर क्रेडिट पे कुछ मंगाएगी तो पापा बोलेंगे जा तूने सेविंग्स की ना, निकाल पैसे भर, मैं नहीं दूंगा. दिस कैन बी डन. Similarly, where any person is held out by another as his agent, the third party can hold that person liable for the act of the ostensible agent. Ostensible agent मतलब जिसको आपने विश्वास में एजेंट बनाया है, और the agent by holding out. Partners are each other's agent for making. अच्छा अब एक काम करो, ये वाला पॉइंट अभी नहीं रीड करना, ये आने ही वाला है, इसको कट करो, ये आगे आने ही वाला है. पार्टनर्स एजेंट, वाइफ एज एजेंट, सब आने वाला है. चलो, तो अभी वाइफ एज एजेंट समझ में आ गया अपने को सिर्फ वाइफ ही समझना था. नाउ एजेंसी ऑफ नेसेसिटी लिखो, ऑलरेडी डन. सर ये कब कराया आपने? वो विकास सर दारू पी के गिर गए थे, सामान बेचा था मैंने उनका, नेसेसिटी थी. देखो भैया घोड़े वाला एग्जाम्पल, पापा घोड़ा नहीं लेने गए थे, खाना खिला रही थी रेलवे स्टेशन वाले उसको, जब तक पापा भूल गए घोड़ा लेके आना, तो दैट वाज इम्प्लाइड. अच्छा मैंने वो घोड़े वाला एग्जाम्पल जो दे रहा था उसी टाइम पे बैटरी खत्म हो गई थी ना, तो मैंने पापा को घोड़ा भेजा कि पापा आप घोड़ा चलाओ बढ़िया. पापा ने कहा ठीक है चला लेंगे, पर पापा लेना ही भूल गए नहीं. अब वो घोड़ा वहाँ खड़ा है, उस बेचारे को भूख लग रही है. तो ऐसे केस में रेलवे वाले मेरे को फ़ोन करें या ना करें, वो खाना तो उसको ज़रूर खिलाएंगे, नहीं भाई नहीं तो मर जाएगा जानवर. तो कहीं ना कहीं पे खाने के पूरे पैसे मेरे से वापस लेंगे कि भाई हमने उसको ये खिलाया. पर क्या मैंने उनको बोला था ये करने के लिए? नहीं. बट दे स्टिल डिड इट. व्हाई? बिकॉज दिस वॉज एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, सेक्शन 188 एंड 189. सो आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम. एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, मैं इतना पढ़ा देता हूँ. इन सर्टन सर्कमस्टांसेस अ पर्सन हु हैज बीन इंटरेस्टेड विद अनदर्स प्रॉपर्टी, एक इंसान को अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी दी, जैसे मैंने मेरा घोड़ा ट्रेन वालों को दिया था, मे हैव टू इनकर अनऑथराइज एक्सपेंसेस. मैंने तो उनको बोला नहीं था खाना खिलाने के लिए, बट दे हैव टू डू सम अनऑथराइज एक्सपेंसेस, मतलब चिराग ने नहीं बोला फिर भी एक्सपेंस करना पड़ेगा, टू प्रोटेक्ट और प्रिजर्व इट. Such an agency is called an agency of necessity. Such an agency is called agency of necessity. Example जल्दी से रीड कर लो आपके नोट्स में, and we go ahead. ग्रीन टी जहर होता है. वो श्रद्धा कपूर है ना, बहुत पैसे लेती होगी टेटले की टी के ऐड करने के. ऐसे जहर को पी के कौन कैसे करती हो? ताजा हो ले, घंटा ताजा हो ले, एक बार खुद ढंग से पी के देखना. अगर पैसे ना मिले ना, कोई थूके ना तेरी चाय पे, घटिया चाय. कमिंग बैक, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, बेवकूफ बनाते हैं साले बच्चे. व्हाट इज टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी? सर टर्मिनेशन का मतलब हमको पता है कि कब एजेंसी खत्म हो जाती है, कब एजेंसी खत्म हो जाती है. अभी दिस इज BBIM पे NH. व्हाई आई एम सेइंग BBIM पे NH? क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इधर से, पर इसमें मेरे को आपको कुछ समझाने को नहीं है. जैसे कि आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट देखो, बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पापा ने जो मैंने उनको एजेंसी इंटरेस्ट की थी वो काम कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म. बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में बात हो गई कि आज से तू मेरा एजेंट नहीं है. बाय एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड फिक्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, मैंने आपको 1 साल के लिए अपॉइंट किया था, 1 साल खत्म हो गया. बाय रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ द एजेंट बाय द प्रिंसिपल, मैं एक्सप्रेसली बोल रहा हूं कि तू मेरे बिहाफ पे काम नहीं करेगा, मैंने रिवोक कर ली एजेंसी. सर रेवोकेशन कब होता है? कंपनी लॉ में सिखाऊंगा. मैंने अपनी प्रॉक्सी बना के वोट करने भेजा, बाद में मैंने बोल दिया नहीं वो वोट नहीं करेगा, तो उसको आप रेवोकेशन बोलते हो. बाय डेथ ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, ए और बी, ए इज द प्रिंसिपल, बी इज द एजेंट, दोनों में से कोई भी मर गया, एजेंसी खत्म. एक तरह जाए एक तरह नहीं, दोनों मर गए, बात खत्म कहानी. बाय द इंसैनिटी ऑफ प्रिंसिपल और एजेंट, दोनों में से कोई भी पागल हो गया तो खत्म ना, अब क्या काम करेंगे. बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मैंने मेरे एजेंट को बोला था ये मेरा घोड़ा बेच दे, घोड़े ने कहा तू मुझे बेच रहा है, नीचे गिरा, मर गया बेचारा. मैं देखता रह गया, मैं भाई क्यों मर गया? तो डॉक्टर ने बोला कि उसको हार्ट अटैक आ गया. ही फेल्ट शॉक्ड कि उसका ओनर उसको बेच रहा है. सैड, बट अब तो मर गया.
तो एजेंसी भी खत्म, बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर बिकॉज ऑफ विच हम ये काम कर रहे थे वो ही डिस्ट्रक्ट हो गई. नेक्स्ट अप इज बाय द इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल एंड इन सम केसेस ऑफ द एजेंट. प्रिंसिपल खुद इंसॉल्वेंट हो गया. ही हु डज समथिंग बाय हिज एजेंट, ही इज डूइंग इट बाय हिमसेल्फ. तो जब मैं खुद ही बर्बाद हूं तो मेरा एजेंट भी बर्बाद है, बात खत्म. When the principal or agent is an incorporated company by its dissolution. अच्छा देखो, ये 8th और 9th पॉइंट में कोई फर्क नहीं है. 8th पॉइंट में कोई इंडिविजुअल है जो इंसॉल्वेंट हो गया. 9th केस में जो प्रिंसिपल एजेंट है ना वो एक्चुअली कोई कंपनी है, मतलब ए कंपनी हैज हायर्ड बी कंपनी, तो ए इज द प्रिंसिपल, बी इज द एजेंट, एंड उनमें से किसी का भी डिसोल्यूशन हो गया. डिसोल्यूशन मतलब कंपनी बंद हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, क्योंकि डिसोल्यूशन इज एज गुड एज डेथ. बाय द रिनंसिएशन ऑफ अथॉरिटी बाय द एजेंट. एजेंट ने बोल दिया राम सिया राम, जय श्री राम, नहीं करना मुझे यहाँ काम. उसने बोला मैंने एजेंसी का धंधा ही छोड़ दिया. रिनंसिएशन मतलब गिविंग अप अथॉरिटी बाय द एजेंट. एजेंट ने बोल दिया मेरे को नहीं करना. लास्ट पॉइंट इज सेम, बाय द रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल. अपन ने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है ये वाला पॉइंट, और ये वाला सेम है, तो इसको आप कट कर दीजिए. सिंपल है, खत्म हो गई भाई. अब एजेंट, ड्यूटीज की एजेंट क्या होती है ये प्लीज मेरे से मत करवाना, प्लीज यू रीड इट. एजेंट की ड्यूटीज, राइट्स ऑफ एजेंट, प्लीज रीड इट. अब देखो, व्हेन इज एजेंट पर्सनली लायबल, ये मैं आपको बता देता हूं, इसमें भी कोई इतनी मेहनत नहीं है, बहुत ही सिंपल है. व्हेन द एजेंट एक्ट फॉर फॉरेन प्रिंसिपल. एजेंट पर्सनली कब लायबल होता है, वो ऐसे प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है जो देश में नहीं है, हम तो इसको ही पकड़ेंगे, भैया तू काम कर रहा था, तेरी जिम्मेदारी. When the principal is undisclosed person, आपने बताया नहीं आप किसके एजेंट थे, तो हम क्यों माने, हम तो ही मानेंगे आप प्रिंसिपल हो. When the principal cannot be sued, प्रिंसिपल एक फॉरेन एम्बेसडर है, एलियन एनिमी है, वो तो यहाँ पे था ही नहीं, अगर हम उस पर केस नहीं कर पाएंगे तो तुझ पे केस करेंगे. When contract provides, so कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि कल अगर कोई लॉस हुआ तो एजेंट पे केस फाइल करना है, प्रिंसिपल पे नहीं करना है. When principal not in existence, प्रिंसिपल आपने सिर्फ दिखाया था कि एग्जिस्टेंस में, बट एक्चुअली एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा. When agent acts beyond authority, वो सूरज सर वाला एग्जाम्पल, अथॉरिटी के आगे काम किया तो तुम खुद पर्सनली लायबल हो. एंड when such custom exist in market, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं. नाउ प्रिंसिपल की ड्यूटीज, राइट्स ऑफ प्रिंसिपल, प्लीज रीड इट. ये नहीं पढ़वा रहा मैं बैठ के, आपको समझ में आ जाएगा. बच्चे, लीन का मतलब क्या होता है, जब्त करना. अगर आपको ये बोल रहा है प्रिंसिपल क्या है, ड्यूटी टू एक्साइज लीन. अगर एजेंट ने कुछ भी धप्पलबाजी की तो क्या उसके पैसे के ऊपर वो लीन कर सकता है, लीन मतलब जब्त करके रख सकता है. यस. अब हम लास्ट आ रहे हैं, ऑलमोस्ट वे डन. आई थिंक क्लासेस ऑफ एजेंट इज जो अब अपने को लास्ट चीज पढ़नी है. बहुत ही सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है. पानी पी लूं जब तक, अगर आपको बुरा ना लग रहा हो तो. एक बात कहना चाहूंगा मैं, डोनाल्ड ट्रंप जी, तुम्हारे मग्गे भी कोई खास नहीं है, हमारे मग्गे बेटर हैं. मैं पीता नहीं, उससे ज्यादा पानी गिरता है. तुम लोग क्या देख रहे हो, तुम भी पानी पी लो यार, ऐसे घूर के रहे हो. पानी पी रहा हूं ना. लास्ट साला खत्म करें इसको. तुमको अरे मेरे लैपटॉप के टाइम पे मत जाना. एक्चुअली इट्स 1:37. इफ यू कुड सी इन माई स्क्रीन, इट्स 1:37 ऑफ द नाइट. आई एम जस्ट अवेक फॉर यू. क्यों अवेक हूं, थोड़ा बाद के लेक्चर में बताऊंगा. एजेंट्स मे बी स्पेशल और जनरल, और दे मे बी मर्केंटाइल एजेंट, सभी पढ़ने अपने को. स्पेशल एजेंट क्या होता है, याद रखना, अगर कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए उसे अपॉइंट किया है तो वो स्पेशल एजेंट है. सो स्पेशल एजेंट इज वन हु इज अपॉइंटेड टू डू अ स्पेसिफाइड एक्ट और टू परफॉर्म अ स्पेसिफाइड फंक्शन. उसका बाकी किसी चीज के ऊपर कोई राइट नहीं है, सिर्फ उस काम के लिए. माई डैड वॉज माई स्पेशल एजेंट, सो ही हैज नो अथॉरिटी आउटसाइड दिस स्पेशल टास्क. उनको सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी सेल करनी थी, उनका वहीं तक राइट था और कुछ नहीं. द थर्ड पार्टी हैज नो राइट टू अज्यूम दैट द एजेंट हैज अनलिमिटेड अथॉरिटी. मैंने उसको लिमिटेड अथॉरिटी दी थी, मैंने उसको सिर्फ एक स्पेशल टास्क के लिए अथॉरिटी दी थी. ओवर एंड अबव अगर वो कुछ भी और काम कर रहा है, ओवर एंड अबव अगर वो कुछ भी और काम कर रहा है, तो इन सच अ केस थर्ड पार्टी की गलती है. थर्ड पार्टी को अज्यूम नहीं करना चाहिए था कि उसके पास ये राइट्स हैं. An act of the agent beyond that authority will not bind the principal, rather
लिख लो यहाँ पे, रादर अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम किया तो प्रिंसिपल को बाइंड नहीं होगा, रादर इट विल बाइंड द एजेंट हिमसेल्फ। शंपा, खत्म। जनरल एजेंट क्या होता है? उसको कोई स्पेसिफिक काम के लिए अपॉइंट किया है। जनरली तू मेरा एजेंट है, मतलब लाइक स्वानंद भैया इज द जनरल एजेंट ऑफ यस एकेडमी। उनके ऑर्डर डिस्पैच करना, बुक्स डिस्पैच करना, ऑर्डर्स रिसीव करना, पैसे कलेक्ट करना, पैसे विकास सर को ट्रांसफर करना, हमको पेमेंट करना, कब करेगा, ये सब काम हमने स्वानंद भैया को दे रखा है। तो ही इज अ जनरल एजेंट, कोई स्पेसिफिक नहीं, वो जनरल एजेंट है, वो सारे काम कर सकते हैं जो ऑर्डिनरली कोई भी एजेंट करता है। So a general agent is appointed to do anything within the authority given to him by the principal in all transactions relating to a specified trade or matter। तो वो सारे काम करने के लिए होते हैं जितनी अथॉरिटी उनको दी जाए। जैसे यस के सारे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वानंद भैया के पास है। द थर्ड पार्टी मे अज्यूम, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी अज्यूम कर सकता है दैट सच एन एजेंट हैज पावर टू डू ऑल दैट इज इनयूजुअल। मैंने क्या बोला था? थर्ड पार्टी क्या अज्यूम कर सकती है कि इस एजेंट के पास वो सारे पावर्स हैं जो यूजुअली फॉर अ जनरल एजेंट इस बिजनेस में जो इन्वॉल्व होता है उसके पास होता ही है। तो आप अगर स्वानंद भैया के पास जा रहे हो तो आप अज्यूम कर ही सकते हो ना कि यार कहीं पे भी जाओ तो काउंटर जो भी संभाल रहा होता है वो फीस ले सकता है। तो ये अज्यूमिंग कि ये राइट स्वानंद भैया के पास भी हो गई, तो आप गलत नहीं हो उसके अंदर। द थर्ड पार्टी इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी प्राइवेट रेस्ट्रिक्शन ऑन द एजेंट्स अथॉरिटी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अप इज सब एजेंट। अब सब एजेंट देखना क्या होता है। चिराग ने विकास वोरा को अपॉइंट किया कि वो चिराग के नोट्स बनाएगा। विकास सर ने कहा यार इतना छोटा काम मैं करूं। विकास, अच्छा अभी तक चिराग प्रिंसिपल है, विकास वोरा एजेंट है। विकास वोरा ने आगे हरीश मथारिया को अपॉइंट किया कि ये नोट्स बनाएगा चिराग के और विकास सर उसे गाइड करेंगे। तो हरीश मथारिया एक्चुअली बन गए सब एजेंट। तो एजेंट का एजेंट, सब एजेंट, एजेंट का एजेंट, सब एजेंट। अब एक बात समझो, मैं ना आराम से आपको इस चीज़ को समझाता हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को एक ही बार में समझना, क्योंकि आप लोग लाइव में नहीं हो तो मुझे नहीं पता आपको समझ आएगी नहीं। मैं आपके सामने दो स्टोरीज रखना चाह रहा हूँ। ये चिराग है, ये विकास वोरा, हरीश मथारिया। ठीक है, चिराग ने विकास वोरा को अपॉइंट किया है टू मेक एंड सेल नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ चिराग। सो एज अगेंस्ट चिराग एंड विकास, चिराग इज द प्रिंसिपल एंड विकास सर इज द एजेंट। ये पिक्चर 1, सही बात है। इसी पिक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। विकास सर ने हरीश सर को अपॉइंट किया। विकास सर ने बोला नोट्स बना तो मैं दूंगा पर सेल कौन करेगा? हरीश मथारिया करेगा। सेल कौन करेगा? हरीश मथारिया करेगा। तो विकास सर ने जब हरीश सर को अपॉइंट किया तो हरीश सर बन गए सब एजेंट, एजेंट का एजेंट, सब एजेंट। सही है, पर अब मैं इसमें आपको पिक्चर 2 दिखाना चाहता हूँ। लेट्स अज्यूम कि अब चिराग और विकास सर का कुछ नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, विकास सर ने हरीश सर को एक काम दिया है, तो एज अगेंस्ट इस एजेंट और सब एजेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना उसमें विकास सर अब बन गए हैं प्रिंसिपल और हरीश सर क्या बन गए हैं? एजेंट। विकास सर बन गए प्रिंसिपल, हरीश सर क्या बन गए? एजेंट। खत्म। A person who is appointed by the agent and to whom the principal's work is delegated to be known as sub-agent। ये लाइन समझ में आ गई? अब एक चीज और सीखना है इधर। चिराग इज द प्रिंसिपल, विकास इज द एजेंट, हरीश सर इज द सब एजेंट। कल हरीश सर ने काम नहीं किया, मैंने विकास को बोला विकास बेटा वाई नो विकास, मतलब विकास बेटा काम क्यों नहीं हुआ? तो विकास बेटू का कहना है कि सर हरीश ने नहीं किया। विकास बेटू का कहना है कि सर हरीश ने नहीं किया। मैंने कहा मेरे को क्या करना, हरीश ने क्या किया नहीं किया, मैंने किसको काम दिया था? विकास सर ने बोला आपने मेरे को काम दिया था। तो मैंने कहा काम किसका था? सर मेरा था। तो जिम्मेदारी भी कौन लेगा?
विकास सर। हमें फर्क नहीं पड़ता सब एजेंट ने काम किया या नहीं किया, रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी और पूरी किसकी होती है, एजेंट की होती है। एज अगेंस्ट आगे चल के विकास सर और हरीश सर एक दूसरे में कितना भी लड़े हमें फर्क नहीं पड़ता, चिराग सिर्फ और सिर्फ किसको अकाउंटेबल करेगा, मेन एजेंट को अकाउंटेबल करेगा। और इस सब एजेंट का पेमेंट भी ये खुद एजेंट करेगा। चिराग हरीश को नहीं जानता, कल कुछ खराब हुआ तो भी विकास की लाइबिलिटी है, पेमेंट करना तो भी वो विकास को ही करेगा। और एज अगेंस्ट विकास सर और हरीश सर के बीच में अपना एक प्रिंसिपल एजेंट का एग्रीमेंट चल रहा है, वो एक दूसरे के साथ लाइबल खेल सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, जो उनको करना है करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपन अगर इसमें लाइव में होते तो थोड़ा और अच्छे से बात कर पाते। A person who is appointed by the agent and to whom the principal's work is delegated to be known as sub-agent. Section 191 provides that a sub-agent is a person employed by and acting under the control of the original agent. सुनना वापस से, a sub-agent is a person employed by and acting under the control of the original agent in the business of agency. हाँ सर, आप समझ में आ गया। सो द सब एजेंट इज द एजेंट ऑफ द ओरिजिनल एजेंट। एज बिटवीन देमसेल्फ द रिलेशन ऑफ अ सब एजेंट एंड ओरिजिनल एजेंट इज दैट ऑफ एजेंट एंड द प्रिंसिपल। समझ में आया लॉजिक है क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अ सब एजेंट इज बाउंड बाय ऑल द ड्यूटीज ऑफ द ओरिजिनल एजेंट। The sub-agent is not directly responsible to the principal except for fraud and willful wrong. MCQ. वैसे sub-agent is not directly responsible to principal सिर्फ और सिर्फ कब, अगर उसने कोई फ्रॉड कर दिया हो या फिर कुछ जानबूझ के गलत कर दिया हो तो चिराग बीच में आ सकता है और चिराग खुद चाहे तो उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। मेरा पेन वापस चलना बंद हो गया है। यस ठीक है, पहले अभी पढ़ लेते फिर ये नोट्स बंद करेंगे। द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द ओरिजिनल एजेंट। The original agent is responsible to the principal for the acts of the sub-agent. As regards third person, the principal is represented by sub-agent and he is bound and responsible for all the act of sub-agent as if he were on the agent originally appointed by the principal. तो अगर कुछ भी सब-agent ने किया थर्ड पर्सन के साथ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ओरिजिनल एजेंट लेगा, विकास वोरा सर लेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी किसको दी गई थी, विकास वोरा जी को दी गई थी। चिराग विकास वोरा को ही पकड़ेगा, चिराग हरीश मथारे को नहीं पकड़ेगा। चिराग सिर्फ और सिर्फ हरीश मथारे को कब पकड़ेगा, चिराग सिर्फ और सिर्फ हरीश मथारे को कब पकड़ेगा, इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। खत्म हो गया भाई, एक और आपका खत्म हो गया। सो नाउ वी आर लीडिंग टुवर्ड्स मर्केंटाइल एजेंट। नाउ वी आर लीडिंग टुवर्ड्स मर्केंटाइल एजेंट। 2 मिनट यार, माय लैपटॉप इजंट वर्किंग सही से। ये जी हम आ गए मर्केंटाइल एजेंट पे। नाउ हु इज अ मर्केंटाइल एजेंट? कुछ भी नहीं है। मर्केंटाइल एजेंट आज के टाइम में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपके बिहाफ पे आपके गुड्स बाजार में सेल करते हैं। सो सेक्शन 29 ऑफ द सोगा इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डिफाइंस अ मर्केंटाइल एजेंट एज a mercantile agent having its customary course of business as such agent authority either to sell goods। तो इसके पास कस्टमरी मतलब नॉर्मल तौर तरीके से इसके पास क्या अथॉरिटी है कि आपके गुड्स सेल कर सकता है, कंसाइन मतलब आपके गुड्स यहां से कहीं और भेज सकता है फॉर द पर्पज ऑफ सेल, और टू बाय गुड्स अगर अपने यहाँ पे उसका स्टॉक कम पड़ रहा है तो वो आपके बिहाफ पे गुड्स बाय भी कर सकता है, और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, और अगर उसे जरूरत पड़े तो वो आपके लिए पैसा भी रेज कर सकता है अगर इस बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए तो मर्केंटाइल एजेंट एज गुड एज बिजनेस को ओनर की तरह चलाता है। मर्केंटाइल एजेंट बिजनेस को एज गुड एज ओनर की तरह चलाता है। जैसे यस की 5 ब्रांचेस हैं पर एक्चुअली हमारी ब्रांचेस नहीं है, हमने ना इनको
दे रखा है, हमारे बिहाफ पे कोई चला रहा है उनको वहां पे, तो वो बंदा हमारे बिहाफ पे सेल करता है हमारे वीडियो लेक्चर्स, कंसाइन करता है अक्रॉस इंडिया, कहीं पे भी बेचता है। एक बार तो ऐसा हुआ था, एक बच्चे से मैं बात कर रहा था कि आप यस के लेक्चर्स ले लीजिए, और उसको हमारे यस अकेडमी कोल्हापुर ब्रांच वाला बोल रहा है कि आप हमसे बात करो, हम बेचते हैं। मैं कहा वाह, और उसने वहाँ से खरीदे, मेरे से नहीं खरीदे। तो फर्क देख रहे हो। तो हमने क्या बोला, फॉर द पर्पज ऑफ सेल और टू बाय गुड्स। सेल, अच्छा वहाँ पे अगर कुछ इन्वेंट्री कम पड़ रही तो वो क्या बिजनेस के लिए इन्वेंट्री खरीद सकता है और हमसे पैसे ले लेगा? हमने कहा हाँ चलता है भैया। अगर वहाँ पे मान लो कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है जिसके लिए उसने हमारी किसी चीज़ को एज अ सिक्योरिटी दिया है, तो क्या वो कर सकता है? पर वो पैसा किसके लिए होना चाहिए? बिजनेस के लिए होना चाहिए, तो हम उसको अलाउ कर देते हैं। तो द डेफिनेशन कवर्स व्हाट ऑल थिंग्स। फैक्टर्स इधर आते हैं, ब्रोकर्स इधर आते हैं, ऑक्शनीर आते हैं, कमीशन एजेंट्स आते हैं, ये सब लोग मर्केंटाइल एजेंट कहलाते हैं। तो कल आपसे पूछे दैट फैक्टर, ब्रोकर, ऑक्शनर, कमीशन एजेंट, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मर्केंटाइल एजेंट। सर इनमें से कोई एक लेके समझा दो। एक एक ही समझाना नहीं, सारे ही समझाने हैं। आ जाओ। फैक्टर, अब फैक्टर इज अ मर्केंटाइल एजेंट एम्प्लॉयड टू सेल गुड्स। फैक्टर क्या है? एक मर्केंटाइल एजेंट है जिसको हमने गुड्स बेचने के लिए अपॉइंट किया है, विच हैज बीन प्लेस्ड इन हिज पोजेशन और कॉन्ट्रैक्ट टू बाय गुड्स फॉर हिज प्रिंसिपल। तो फैक्टर इज अ पर्सन जिसको हम गुड्स देते हैं और ये राइट भी देते हैं कि और गुड्स खरीदने पड़े हमारे बिहाफ पे तो खरीद लेना। ही इज द एपरेंट ओनर। व्हाट इज एपरेंट ओनर? ऑस्टेंसिबल। ऊपर अपन ने ऑस्टेंसिबल वर्ड पढ़ा था ना, मतलब एज गुड एज हम इसी को ओनर मानेंगे, यही है ओनर। लोग इसको देख के ये सोचेंगे कि प्रोडक्ट इसका ही है। He is the apparent owner of the goods in his custody and can sell them in his own name and receive payment for goods. Yes Academy कोल्हापुर, हमारा नाम सिर्फ Yes Academy है। Yes Academy कोल्हापुर क्यों यूज कर रहे हो? तो he is almost the apparent owner of the goods in his custody and he can sell them in his own name and receive payment for goods. He has an insurable interest in goods and also a general lien in respect of any claim he may have arisen out of the agency. अब सुनना, इसने क्या बोला? उसका एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट है गुड्स के अंदर। बच्चे व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट? मैंने आपको उसको एक जनरल चीज में सिखा देता हूं। आज चिराग खुद का इंश्योरेंस कराता है, क्या वो करवा सकता है? आपने कहा हाँ भाई, अपनी जान की परवाह तो खुद ही करेगा। अपने मॉम डैड का इंश्योरेंस कराता है, क्या वो करवा सकता है? आपने कहा हाँ, पापा मम्मा तो आपकी हैं, आपको उनकी जान की परवाह ही। आज मैं जा रहा हूं और मैं ना, मेरी एक फ्रेंड है, उनकी वाइफ का इंश्योरेंस करा रहा हूँ। मैं कहा भाभी तुमको कुछ हो गया ना, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगा। उसका हस्बैंड देख रहा है साइड से। सो नाउ इन दिस केस, क्या उसकी वाइफ में मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है? अब उसकी वाइफ जी है, मेरे मुझे क्या करना? सो नाउ ये इंश्योरेंस मैं नहीं करा सकता। एक रास्ते में मैंने बुड्ढी देखी 80 साल की, मैंने कहा खांस रही है, ये तो कभी भी जाएगी। मैं कहा दादी मैं तुम्हारा इंश्योरेंस करा दूं 1 करोड़ का। इंश्योरेंस कंपनी कह रही इनका इंश्योरेंस क्यों करवा रहे तू साले? मैंने कहा मेरे को डर है इनको कुछ हो ना जाए। तो इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है इनको कुछ हो गया तेरे को क्या होगा? साले तू उनके बिहाफ पे कमाने की कोशिश कर रहा है, तेरा इन दादी जी के अंदर कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो मतलब कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है किस चीज को आप इंश्योर करवा सकते हो अपना समझ के और किसको नहीं करवा सकते। सो द फैक्टर एमसीक्यू क्वेश्चन है, हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। वो चाहे ना तो वो इन गुड्स का इंश्योरेंस करवा के रख सकता है, बिकॉज ही इज एज गुड एज एन apparent owner. He is as good as an apparent owner. And also a general lien in respect of any claim he may have arising out of the agency. अच्छा, और कल अगर इसका पेमेंट अपन ने रोका, फैक्टर को अपन ने पेमेंट नहीं किया, तो क्या वो भी अपने इन गुड्स के ऊपर एक लीन एक्सरसाइज कर सकता है? वो इन गुड्स को जब्त करके रख सकता है कि सर जब तक आप मेरा क्लेम सेटल नहीं करोगे एजेंसी का, तब तक ये गुड्स मैं आगे वापस नहीं दूंगा। कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। सो फैक्टर यहीं पे लिख के रख लो, फैक्टर हैज द राइट टू लीन एज वेल एज हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। समझ लगा भाऊ? समझ लो। नेक्स्ट इज ब्रोकर। ब्रोकर मतलब दलाल। ये मेरे से ज्यादा आप लोग मिले हुए ब्रोकर से। ये अपन घर वर रेंट पे लेते हैं, ब्रोकर बीच में आ जाता है, सेल करवा देता है। सो ब्रोकर इज अ मर्केंटाइल एजेंट हुज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज टू मेक कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टीज फॉर द सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटीज विच ही इज नॉट इंटरेस्टेड विद द पोजेशन। अगर आपको कोई ब्रोकर घर दिखाता है ना, तो मालिक से जाके चाबी लेके आता है और आपको दिखाता है। ब्रोकर के पास पोजेशन नहीं होता, ब्रोकर का काम होता है ओनर को और बायर को मिलाना फॉर अ कमीशन कॉल्ड ब्रोकरेज। तो बेटा एमसीक्यू क्या होता है कि ब्रोकर को अपन क्या देते हैं? ब्रोकरेज देते हैं।
सो ही एक्ट्स इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, ही हैज नो लीन ओवर द गुड्स। कल क्या वो मेरा घर जब्त करके रख सकता है क्या? अगर मैंने उसको 5,000 रुपए नहीं दिए, वो क्या बोलेगा? अभी घर मेरा हो गया। हमने कहा भाई थप्पड़ पड़ेगी ना। सो यू हैव नो लीन ओवर द गुड्स एज ही इज नॉट इन पोजेशन ऑफ देम। तो यहां पे ब्रोकर के ऊपर 3 चीजें लिखो, पेड विथ ब्रोकरेज, नो लीन राइट, नो पोजेशन, नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये 4 चीजें लिख के रखना। ब्रोकरेज मिलती है, लीन का राइट नहीं, वो घर जब्त नहीं करके रख सकता, पोजेशन उसके पास नहीं होता, और उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं। क्या वो मेरे मकान का इंश्योरेंस निकाल सकता है क्या? कल इस मकान को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? अबे तू क्या करेगा? तू ब्रोकर है, तू वही करेगा जो बाकी सब लोग कर रहे हैं। चलो आगे यहाँ से। नाउ व्हाट इज डेल क्रेडिटर एजेंट? डेल क्रेडिटर एजेंट क्या करता है ना, आपके सामने देखो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। तो आ जाओ ब्लैक बोर्ड पे भैया। अब ना आपका डेल क्रेडिटर एजेंट आपको बोलता है भैया एक काम करो, मैं सेलिंग करूंगा, मैं सेलिंग करता हूं, मेरे को जरूरत होगी तो मैं क्रेडिट सेल करूंगा, मैं क्रेडिट सेल करूंगा, और इसकी रिकवरी की जिम्मेदारी पूरी और पूरी एजेंट की। अगर कल रिकवरी नहीं हुई तो लॉस एजेंट बेयर करेगा, प्रिंसिपल को देखने की जरूरत नहीं है। तो अब क्योंकि ये क्रेडिट सेल कर रहा है, रिकवरी यही करेगा, लॉस की जिम्मेदारी भी यही ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपने प्रिंसिपल को बड़ा भी एश्योरेंस दे रहा है कि देखो क्रेडिट सेल की वजह से आपकी सेल्स भी ज़्यादा होंगी और कहीं ना कहीं आपका फायदा भी होगा, और रिकवरी की टेंशन मेरी, लॉस की जिम्मेदारी मेरी। तो भैया ये हो गया प्रिंसिपल डेल क्रेडिटर एजेंट। पर ये पागल थोड़ी जो ऐसे करेगा, ये ऐसा करता है ताकि आप इसको दोगे क्या? एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। तो एज अगेंस्ट दूसरे कोई भी जो एजेंट होते हैं उनके मुकाबले इसको ज़्यादा रेम्यूनरेशन मिलता है। दैट इज व्हाट इज एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन। सो अ डेल क्रेडिटर एजेंट इज अ मर्केंटाइल एजेंट। अगेन फैक्टरी मर्केंटाइल है, ऑक्शनियर भी, डेल क्रेडिटर भी, सभी क्या है? मर्केंटाइल एजेंट ही है। हु इज इन कंसिडरेशन ऑफ एन एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन चाहिए। गारंटीज टू हिज प्रिंसिपल दैट द परचेजर हु बाय ऑन क्रेडिट, कि जो भी परचेजर्स उधार पे गुड्स खरीदेंगे, विल पे फॉर द गुड्स दे टेक, एंड इन द इवेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी, यानी कि जो बायर है, इज फेलिंग टू पे, द डेल क्रेडिटर एजेंट इज बाउंड टू पे हिज प्रिंसिपल द सम ओन्ड बाय थर्ड पार्टी। सही, एकदम सिंपल था। ऑक्शनर, बचपन से ऑक्शनर देखते रहे, 1 2 3 सोल्ड। वेलकम मूवी में देखा ही होगा आपने, वेलकम मूवी के अंदर। सो दिस हॉर्स पेंटिंग, वी स्टार्ट द बिड एट दिस $25,000, $50,000 मल्लिका शेरावत ने खरीद लिया था उसको। सो ऑक्शनर इज एन एजेंट हु सेल्स द गुड बाय ऑक्शन, दैट इज जो भी हाईएस्ट बिड करेगा पब्लिक में कंपटीशन के अंदर, उसको हम दे देंगे गुड्स। He has no authority to warrant his principal's title to the goods। अब इसने क्या बोला? उसका एक काम करो, इस लाइन को बेटर कर लो। He has no authority to warrant his principal's title to the goods, मतलब कि एक काम करो, इसको और बेटर लो। He has no authority to transfer the प्रिंसिपल्स गुड्स बाय हिज चॉइस। वो अपनी चॉइस से गुड्स नहीं बेचता, बाय हिज चॉइस जो हाईएस्ट बिडर होगा उसको देगा, खत्म। एंड लास्ट, ही इज एन एजेंट फॉर द सेलर, है तो वो सेलर का एजेंट, बट आफ्टर द गुड्स हैव बीन नॉक डाउन, मतलब 1 2 3 एंड सोल्ड, जैसे ही गुड्स नॉकडाउन हो जाते हैं, मतलब उसने सेल कर दिए, किसको सेल कर दिए? ही बिकम्स द एजेंट फॉर द बायर। अब वो बायर का एजेंट बन जाता है। अब वो सेलर को बोलता है कि भैया ये ऑक्शन में जीते हैं, मेरे को इनको प्रॉपर्टी दिलवानी पड़ेगी, लाओ बेचो। ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ एविडेंस दैट द सेल हैज टेकन प्लेस। तो ये वाला पॉइंट बच्चे एमसीक्यू हो सकता है कि ऑक्शनर तब तक हमारा एजेंट होता है जब तक हाँ थोड़ा नॉकडाउन नहीं हो जाता। जैसे ही नॉकडाउन हो गया वो किसका एजेंट बन जाता है? बायर का एजेंट बन जाता है। ये एमसीक्यू हो सकता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब पार्टनर। बेटा मैं और विकास सर यस एकेडमी में पार्टनर्स है, मैं और विकास सर यस एकेडमी में पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं जब मैं कोई काम करता हूं तो मैं उनके एजेंट की तरह करता हूं, क्योंकि मेरी गलती की सजा उनको भी मिलेगी, और जब वो कोई काम करते हैं तो वो मेरे एजेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनकी गलती की सजा मेरे को भी मिलेगी। तो हम जो 2 पार्टनर्स हैं, हम एक दूसरे के क्या है? प्रिंसिपल एजेंट। जब वो कोई काम करते हैं तो मैं प्रिंसिपल बन जाता हूं और वो एजेंट बन जाते हैं, और जब मैं कोई काम करता हूं
तो मैं एजेंट बन जाता हूँ और वो प्रिंसिपल बन जाते हैं कि मेरे काम करने पे वो भी लाइबल होंगे। सही है। सो इन अ पार्टनरशिप फर्म एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म एंड हिज को पार्टनर्स फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। बैंकर्स, अब तो अननेसेसरली दिया है, मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंकर एंड हिज कस्टमर इज प्राइमरली दैट ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। प्रैक्टिकली बैंकर का और हमारा रिश्ता क्या है? डेटर क्रेडिटर का। हमने उनको पैसा दिया है भाई, अब हम उनसे पैसा वापस लेंगे, खत्म बात। वो हमारे डेटर्स हैं और हम उनके क्रेडिटर्स हैं, हम उनसे पैसा मांगते हैं। बट इन एडिशन अ बैंकर इज एजेंट ऑल्सो। कभी कभार बैंकर आपके एजेंट की तरह भी काम करता है। जैसे मेरे इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट मेरे अकाउंट से कट जाते हैं, मेरी ईएमआई ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से कट जाती है, मेरे रिटर्न्स जनरेट होकर मेरे पास आ जाते हैं, ये सब मेरे बैंकर कर देते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, मैंने उनको बोला ये सारे मेरे काम कर दिया करो, वो कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरे एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इन एडिशन अ बैंकर इज एन एजेंट ऑफ हिज कस्टमर व्हेन ही बाइज और सेल्स सिक्योरिटीज। तो अगर मेरे बिहाफ पे वो बाय और सेल कर रहे हैं, मेरे बिहाफ पे वो चेक कलेक्ट करते हैं, अगर मेरे नाम का कंपनी ने डिविडेंड दिया है वो उसे रिसीव करते हैं, मेरे नाम पे कोई प्रॉमिसरी नोट आया है कस्टमर के लिए तो वो लेके रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे एजेंट की तरह भी काम कर रहे हैं। सो he here means the bank has a general lien on securities and goods in his possession in respect of the general balance due to him by the customer। अब अगर कल कस्टमर इनका पैसा नहीं देता है तो क्या बैंक के पास आपकी जो भी सिक्योरिटीज हैं, जो भी आपके गुड्स हैं, जो भी उनके पोजेशन में है, क्या वो उसको लीन करके यानी कि जब्त करके रख सकती जब तक कस्टमर उसका पेमेंट नहीं कर देता? खत्म, एज सिंपल एज दैट। तो दिस वॉज नॉट इंपॉर्टेंट, बताने की बात थी। नाउ कम्स ई कॉन्ट्रैक्ट्स। प्लीज राइट ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेम एज कॉन्ट्रैक्ट्स, सेम एज नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स। द डिफरेंस इज कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, बाकी सब कुछ डिट्टो सेम होता है। ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर द सेम। सर इंडिया के अंदर ई कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे पॉसिबल है? क्योंकि बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आ गया। अगर पूछे ना इंडिया के अंदर ई कॉन्ट्रैक्ट हो सकते कि नहीं, सो बिकॉज ऑफ आईटी एक्ट 2000 इंडिया के अंदर ई कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। आप लोग आज के टाइम में ऑनलाइन बाय करते हो, कुछ भी करते हो, तो दीज आर ई कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं ना कहीं पे। तो देखो सब कुछ सेम है। एन ऑफर नीड्स टू बी मेड। ई कॉन्ट्रैक्ट के नेसेसरी इंग्रेडिएंट क्या? ऑफर होना चाहिए, नॉर्मल में भी होना चाहिए था। ऑफर नीड्स टू बी एक्सेप्टेड, नॉर्मल में भी होना चाहिए था। देयर हैज टू बी लॉफुल कंसिडरेशन, there has to be an intention to create legal relation, the parties must be competent to contract, free consent, object lawful होना चाहिए, object lawful होना चाहिए, and there must be possibility of the act, जो आप contract कर रहे हो possible होना चाहिए। so ditto same ingredients, तो इसीलिए मैंने लिखा है same as contracts। देखो electronic contracts are not paper based but rather in electronic form are born out of the need of speed, कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी। जल्दी करने के लिए, स्पीडी वे में करने के लिए आपने ई कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, नथिंग एल्स। सो इन द इलेक्ट्रॉनिक एज द होल ट्रांजैक्शन कैन बी कंप्लीटेड इन सेकेंड्स with both parties simply affixing their digital signatures to an electronic copy of the contract। तो आज के टाइम पे आप बस डायरेक्टली अपने डिजिटल सिग्नेचर्स करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। There was initially an apprehension amongst the legislature। तो जब पहले जब लॉ बना रहे थे ना, तो उस टाइम लोगों के दिमाग में बड़ी दिक्कत थी, डाउट था to recognize this modern technology, but now many countries have enacted laws to recognize electronic contract। तो पहले लोग मानते नहीं थे पर अब सबने मानना स्टार्ट कर दिया। The conventional law relating to contract is not sufficient to address the issue that arise in electronic contracts। So obviously खाली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं संभाल सकता, ये पुराना लॉ है, ये नहीं संभाल पाएगा। इसीलिए द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सॉल्व सम ऑफ द पिक्यूलर इश्यूज। पिक्यूलर मतलब इंपॉर्टेंट इश्यूज that arise in the formation and authentication of electronic contract। तो आज के टाइम में आईटी एक्ट 2000 ई कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ डील करता है और जो भी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर देता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिक्स चाहिए वो कहाँ दिए हुए हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दिए हुए हैं। और जो भी सारे आईटी इलेक्ट्रॉनिक डाउट्स हैं आपके या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड डाउट्स हैं वो इश्यूज आईटी एक्ट 2000 सॉल्व कर देता है। एंड दिस फिनिशेज ऑफ आवर चैप्टर। At the same time, this brings us to a very important point कि आपका एलिमेंट ऑफ टॉट ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो जैसे ही आप ये खत्म करेंगे, अब आप जाएंगे और आप टॉट्स का 3 लेक्चर खत्म करेंगे। तीसरा लेक्चर भी अपलोड हो चुका है। तो अगर आप देखें तो अपन अपने नोट्स के काफ़ी नीचे आ गए हैं। लीजिए भैया, इतना खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। ये आप पहले नहीं पढ़ेंगे, ये अपन लास्ट में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन लोगों ने चैप्टर 4 पढ़ना है। तो अब जैसे ही खत्म हो गया, अब मैं आपके लिए चैप्टर 4 अपलोड करवा दूंगा। तो आई होप यहाँ तक का लेक्चर आपके लिए एकदम क्लियर था। एंड वी हैव डन विद
क्वाइट ऑलमोस्ट द एंटायर सिलेबस। अब लास्ट चैप्टर की तरफ ही बढ़ना है, उसके बाद तो रीजनिंग है, रीजनिंग ऐसी हो जाएगी। तो इस लेक्चर में बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से बने रहिएगा, अपना ध्यान रखते रहिएगा, हाथ धोते रहिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।